नमस्कार। जैसा कि लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए तो मैं ये जानने की जरूरत नहीं है आइगन फंक्शन किसे कहते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर किसे कहते हैं, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, और तुम्हें ये जानने की भी जरूरत नहीं। वो सारी चीज़ें अपनी जगह, थ्योरेटिकल पार्ट अपनी जगह पे है। जो IIT JEE के अंदर सवाल आते हैं उसके लिए ना पेन चाहिए ना पेपर। हाँ, जो गेट के प्रॉब्लम है उनके लिए पेपर जरूर चाहिए, पेन भी चाहिए, मगर आज की क्लास के अंदर गेट की प्रॉब्लम है ही नहीं। आज के क्लास के अंदर सिर्फ IIT JEE के प्रॉब्लम ही डिस्कस करने हैं। वो इस वाले फॉर्मेट में लिखे होते हैं। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन साई के टर्म्स में भी लिखते हैं और आर के टर्म्स में भी लिखते हैं। जब साई के फॉर्म में लिखा तो साइन कॉस का जो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है वो इंडिकेट कर रहा होता है L। अगर साइन के फॉर्मेट में लिखा है तो ये इंडिकेट कर रहा होता है L। और ये जो पार्ट है ए के पहले का पार्ट, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। और अगर कभी इक्वेशन के ऊपर इसके बाद यहां पे कुछ दे रखा है ये पार्ट, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कभी स्पिन क्वांटम नंबर डिस्कस नहीं करते। स्पिन क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर कभी डिस्कस ही नहीं करा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पहले 3 क्वांटम नंबर को डिस्कस करती है और उसे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो अगर साई के फॉर्मेट में दे रखा है तो बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आर के फॉर्मेट में दे रखा है, अगर आर के फॉर्मेट में दे रखा है तो इस वाले केस में हमें एल फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है। एक बार फिर से, अगर साई के फॉर्मेट में दे रखा है तो साइन या कॉस के ऊपर जो पावर दे रखी है वो एल है। इसके ऊपर जो ई के ऊपर जो पावर दे रखी है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और यहाँ पे जो पावर दे रखी है A0 के पहले जो भी कॉफिशिएंट है, पावर हो या कॉफिशिएंट हो, इसके पहले जो भी टर्म लिखा है, पावर तो नहीं, जो भी टर्म इसके पहले लिखा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। चले स्टार्ट करें। तो अगर इस वाली बैकग्राउंड का ध्यान रखें तो यहाँ पे साई के फॉर्मेट में दे रखा साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हमें एल निकालनी हो कब, जब आर दे रखी है, या फिर अगर तुम्हें बार बार श्रद्धा है कि ना जी हम तो एल के साई के भरोसे ही निकालना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/A0, 3/2 कॉमन है प्लस एल। तो ये भी हो सकता है एल की वैल्यू 1 हो, एल की वैल्यू 0 हो, डिपेंड करता है इक्वेशंस के ऊपर, चीज़ें डिपेंड करती है। तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगना चाहिए, तुम्हें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो जरूर आनी चाहिए, अदरवाइज तुम इसे सॉल्व देख कर भी नहीं कर सकते। ये पहला पार्ट है, किसके फॉर्मेट में है? साई के फॉर्मेट में। यानी कि यहाँ पे साइन और कॉस अगर नहीं दे रखी है तो एल की वैल्यू 0 आनी है। यहाँ पे अगर साइन कॉस नहीं दे रखी तो एल की वैल्यू 0 आनी है। इसे प्रूफ करने के दो तरीके हो सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पे A0 के आगे क्या लिखा है 1, तो n की वैल्यू हो गई 1, l की वैल्यू लगा ली 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन कॉस का फंक्शन था ही नहीं। साइन कॉस फंक्शन इज मिसिंग, and if sin and cos function is missing, L is supposed to be 0, and this is invariably, this is the graph for S sub cell, this is for the 1S। तो इतनी छोटी सी बात है। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ना जी साइन कॉस के बिना भी आप बता सकते हैं क्या, आंसर नहीं बता सकते, फिर कैसे बता सकते? तो यहाँ पे देखो, ये 1/A, ये जो 1/A का पावर है 3/2 प्लस L। तो यहाँ पे इसके आगे कुछ दे रखा है क्या? इसके आगे तो कुछ भी नहीं दे रखा। इस पार्ट के आगे कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना। अगर कुछ नहीं दे रखा तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो दोनों तरीके से इसे प्रूव कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसके बाद एक फैक्टर दे रखा होगा जिस फैक्टर से हमें ये फाइंड आउट करना है कि वहां पे A की वैल्यू क्या आ रही है। 3/2 है तो 0 है, लेकिन उसके बाद कोई फैक्टर ऐड होता, अगर 1 ऐड होता तो 1 है, 2 ऐड होती तो 2 है, 3 ऐड करा तो 3 है, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी ध्यान रखना क्या दे रखा है? साई दे रखा है। यानी कि अगर साइन कॉस मिसिंग है तो ये यहाँ पे एल की वैल्यू आनी है 0। अगर मिसिंग है तो क्या आनी है? 0। और अगर 0 है तो ऑब्वियसली वो एस सब सेल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो फास्टली क्विकली बताओ कि n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू निकाल कहाँ से रही है? तो e का जो पार्ट है ना, ये जो एक्सपोनेंशियल का पार्ट है, यहाँ पे क्या दे रखा है? 2। तो n की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ पे कोई साइन कॉस तो है नहीं, तो l इज इक्वल टू 0।
ये कंक्लूड कैसे करा, कोई साइन कॉस नहीं है, क्योंकि साई जो साई का फैक्टर है, साई के फैक्टर के साथ यहाँ पे साइन कॉस फैक्टर होने चाहिए थे। अगर इसने साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा तो वहाँ पे साइन और कॉस होने चाहिए थे, नहीं है। इसका मतलब L की वैल्यू 0 हो गई, यानी ये 2s को रिप्रेजेंट करता है। वापस करके देखते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, a⁻3/2, 1/a⁻3/2, और यहाँ पे ये जो r/a0 है इसे कॉमन ले सकते हैं क्या? अगर तुम्हें मैथ नहीं आती तुम कह सकते हो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन तुम्हें अगर एलिमेंट्री मैथ भी पता है तो 2 - r/a0 में क्या कॉमन है भाई? कॉमन है क्या कुछ? अगर कॉमन नहीं है तो हम इसे ले नहीं सकते, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। वहां पे मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर है कि यहाँ पे L की वैल्यू आ गई 0। अब जो दूसरा पार्ट है उस वाली पार्ट में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसके ये आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 इसके आंसर सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। पेन के कलर चेंज कर लिए, 3 के लिए ये आंसर है। अब यहां पे देखो, बताओ n की वैल्यू कितनी होगी? दो काम तो करना है, n और l फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू कहां से निकालते? n की वैल्यू निकालते यहां पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, दिख रहा तुम्हें 3 लिखा है। अब कॉस भी दिख रहा, आंखों को कॉस दिख रहा, अगर कॉस दिख रहा इसके ऊपर क्या पावर है भाई? 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, यानी ये 3p को रिप्रेजेंट कर रहा। लेकिन अगर हमें ऐसे निकालना होता तो कैसे करते? ऐसे निकालना होता तो 1/a⁻3/2 प्लस l। कोई शक तो नहीं है? यहाँ देखो, यहाँ पे 3 लिखी थी, 3 लिखा, कॉस से मतलब नहीं है, कॉस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाना। फर्क इस बात से पड़ना है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है क्या? आंसर है नहीं, कॉस थीटा है। तो फिर वैल्यू हो गई 1, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3p को। इस वाली पार्ट में यहाँ पे देखा 2 कोई साइन कॉस है नहीं तो लिख दिया 0। क्यों? क्योंकि साई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होना। अब ये बचे हुए 3 साई के फॉर्म में नहीं बल्कि r के फॉर्म में है, तो अगर साइन कॉस नहीं भी दे रखा है इसका मतलब उसके अंदर l की वैल्यू 0 हो सकती है या नहीं हो सकती, दोनों चीज़ें, पॉसिबिलिटी दोनों के ऊपर है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वापस। यहाँ पे सिग्मा दे रखा है, सिग्मा क्या है भाई? तो इन्होंने देने मतलब वो टाइप नहीं करा, सिग्मा इज इक्वल टू r/a0, ठीक है, गिवन सिग्मा इज इक्वल टू r/a0। तो वापस देखते हैं, अगर हमने इसको लिखा तो क्या लिखेंगे? r/3a0। जैसे ही तुमने 3 देखा बता सकते हैं n इज इक्वल टू 3। l के लिए क्या करना भाई? इसमें l के लिए क्या करना है? l की वैल्यू कहाँ से निकालनी है? तो यहाँ पे देखो, इस वाली पार्ट के अंदर यहाँ पे जो दे रखा है और इस वाली पार्ट में कहीं कुछ कॉमन है क्या? क्या हम इसमें सिग्मा कॉमन ले सकते हैं क्या? या सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। अगर नहीं ले सकते तो यहाँ पे L की वैल्यू आ गई 0। तो ये 3s को इंडिकेट कर रहा। अगर हम फोर्थ वाली पार्ट को देखें, फोर्थ वाली पार्ट को देख ले, तो इस वाली केस में a के पहले क्या लिखा है? 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि यहाँ से निकाल लिया आंसर। यहाँ पे 1 दे रखा है। इस वाली पार्ट में वापस इसके आगे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसके आगे कोई फैक्टर नहीं है, तो L की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इतनी आसानी से। अब बताओ, यहाँ पे किसी को डबल डिफरेंशिएशन मालूम हो तो ठीक है, आइगन फंक्शन मालूम हो तो ठीक है, लैप्लेसियन ऑपरेटर मालूम हो तो ठीक है, हैमिल्टन ऑपरेटर मालूम हो तो ठीक है, ना मालूम हो तब भी चलना है। उसका इस वाले आंसर से कोई लेना देना कहीं दूर दूर तक नहीं है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे इसने एनर्जी इन 1 बॉक्स कंसिडर करा, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, किस वाली बॉक्स के अंदर कंसिडर करा। उसने इससे बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसने पार्टिकल नेचर कंसिडर करी या वेव नेचर। ये सिंपल सी पार्ट है, मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन पार्ट है, जिसके लिए पहले वाले वीडियो की कोई जरूरत नहीं थी, पहले भी डिस्कस करा था, जिसके लिए पहले वाले वीडियो की कोई जरूरत नहीं। अब ये वाला पार्ट ना तुम्हें छोड़ जाते हैं। इस वाले पार्ट में n की वैल्यू कितनी बेटा और l की वैल्यू कितनी है? अगर तुम्हें ये पहले 4 या 5 क्वेश्चन समझ आ गए तो तुम इस वाले पार्ट को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते, देखकर सॉल्व कर सकते। तुम ये कह सकते कि अगर तुम्हें मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं मालूम, ऑब्वियसली बातें नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत मालूम है तो कर सकते। हाँ, वो थोड़ी बहुत जरूरी नहीं है कि वो डबल डिफरेंशिएशन का पार्ट हो, वो क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट हो। तुम्हें जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो नॉर्मल सी मैथमेटिक्स एक इंजीनियर को मालूम होनी चाहिए, अगर उतनी तुम्हें मालूम है तो तुम इसे सॉल्व कर सकते। अभी तो नहीं, नियर फ्यूचर में नहीं, लेकिन एक आधे महीने बाद गेट के ऊपर भी प्रॉब्लम बनाने हैं।
उस वाले केस के अंदर इतनी आसानी से तो चीज़ें सॉल्व नहीं होगी, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत मतलब 3-4 लाइनों के अंदर कैलकुलेशन तो होनी ही होनी है। और उस वाले केस में तुम्हें डिफरेंशिएशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना है। तो पहली वीडियो बनाई इंट्रोडक्शन का पार्ट था। सेकेंड वीडियो के अंदर तुम्हें वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया जो एक बंदा जिसे कैलकुलेशन नहीं आती वो भी सॉल्व कर सकता है। अब तीसरी वीडियो जिसके अंदर वही सॉल्व कर सकता है जिसे कैलकुलस आती है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वाले का आंसर जरूर लिखें।